ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ट्रिवियल होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि एक दफ़ा उन्हें रिवाइज कर लिया जाए। सो फिर हम एक दो प्रॉब्लम्स कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे। um, मुझे अब ये क्या याद नहीं कि मैंने ये प्रॉब्लम्स किस किस किताब से ली। मैंने बस अपने कुछ पुराने नोट्स वगैरह से कलेक्शन की है प्रॉब्लम्स की। सो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में ग्रिफिथ से हैं और कुछ साकुराई से होंगी, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं। सो आमतौर पर परटर्बेशन में आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में, वो यूजुअली वही सिस्टम्स होंगे जिनको आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो मोस्ट कॉमन सिस्टम्स है आपके पास, और स्क्वेयर वेल फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। उनमें सिर्फ एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन या कोई परटर्ब्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऐड कर दिया जाएगा। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। इसी तरह कोई इनफाइनाइट स्क्वेयर वेल है, उसके सेंटर पे कोई सोर्स रख दें, उसके किसी कॉर्नर पे किसी सोर्स को रख दें आप। वो सोर्स कोई भी हो सकता है, वो डेल्टा फंक्शन भी हो सकता है, आम, वो कोई कंटिन्यूस फंक्शन भी हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में कोई सोर्स हो सकता है जो उसको परटर्ब करवाए, लेकिन उस परटर्बेशन की स्ट्रेंथ, जैसे हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया होगा आप लोगों ने, कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगी। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आप रख रहे हैं किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को, सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के मुकाबले में बहुत वीक होनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग परटर्बेशन को हम लोग इन यूएल वेज के साथ थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते। सो उनके लिए फिर बाज़ औक़ात हमें फील्ड थ्योरेटिक अप्रोचेस को एम्प्लॉय करना पड़ता है। सो बहरहाल इसमें हम हमारी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होंगी वो या तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड होंगी, या हम किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे, या किसी स्क्वायर वेल को। सो जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आपके पास एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है। हम उसके बिल्कुल सेंटर में एक डेल्टा फंक्शन रख देते हैं। वो डेल्टा फंक्शन ये करेगा, वो एक सोर्स है। वो इस वेल को परटर्ब करवा देगा, उसकी एनर्जीज को परटर्ब करवा देगा। सो उस डेल्टा फंक्शन का जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा, उसको हमने उसको डेजिग्नेट किया हुआ अल्फा, और डेल्टा फंक्शन है x माइनस ए बाई टू। सो यानी कि आपने उसको बिल्कुल उसके सेंटर पे रखा होगा उस वेल के। सो अगर ये आपके पास वेल हो, आपने यहाँ पर एक डेल्टा सोर्स को रख दिया है, और इसने उसके अंदर उसकी एनर्जीज को परटर्ब करवा दिया। सो यहाँ पर अल्फा आपके पास कोई रियल कांस्टेंट है। सो आई कैन से कि अल्फा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स की स्पेस से। um, और डेफिनेटली अल्फा डिफाइन करेगा परटर्बेशन की स्ट्रेंथ को भी। सो यूजुअली इसे बहुत स्मॉल नंबर होना चाहिए। हम इसे वेरी वेरी लेस देन यूनिटी ले लेते हैं। सो आमतौर पर ये कंडीशन गिवन नहीं होती कि अल्फा एक बहुत स्मॉल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम ये एक ट्रिवियल कंडीशन है जो इम्प्लिसिट होती है, और हम एज्यूम करते हैं कि जो भी इस तरह के कॉन्स्टेंट्स आने वो बहुत स्मॉल होंगे। अदरवाइज आपको आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी बिलाल भैया आ रही है। अच्छा, ये असल में मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में किसी और ने साइन इन किया, तो मुझे ये नोटिफिकेशन आया था कि मैं साइन आउट हो गया हूँ। ओके, सो इस तरह के केसेस में अगर हम अल्फा को बहुत ज़्यादा लार्ज रखेंगे, तो इसका नुकसान फिर हमें ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी, और हमें सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स की अप्रोच है, जिसको हम ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म कहते हैं, उसके जरिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। सो बहरहाल ये ट्रिवियल कंडीशंस हैं कि इस तरह के जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बहुत वीक होंगे। सो हम वीक परटर्बेशन लिमिट्स के अंदर काम कर रहे होंगे। अब इसमें हमने जो सबसे जिसमें जो हमने कैलकुलेशन करनी है, वो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करनी है, कि हमारे पास एनर्जी करेक्शन क्या होनी चाहिए। सो उसके लिए हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए हम लोग um, जो फार्मूला यूज करते हैं, एच
इसके ज़रिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले इसके वेव फंक्शंस पता होना चाहिए, या इसे हम मैट्रिक्स फॉर्मूलिज्म में लिख लें। ये आप लोगों ने होमवर्क वगैरह में भी प्रैक्टिस की हुई है। आमतौर पर स्क्वायर वर्ड्स वगैरह के लिए हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें काम करना हो नंबर बेसिस के अंदर तो, या डिस्क्रीट बेसिस में, तो फिर हम लोग डिराक नोटेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की। लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस प्रॉब्लम को भी डिराक बेसिस में सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल इसे हम लोग लिख सकते हैं साई स्टार एच प्राइम साई डी एक्स। हर एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए हमें पता है कि इसका वेव फंक्शन किसके बराबर होगा। इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन एन पाई ओवर ए एक्स अल्फा डेल्टा इंटू एक्स माइनस ए बाई 2, 2 बाई ए साइन एन पाई बाई ए एक्स डी एक्स। और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू ए बाई 2 पे इंटीग्रेट करेंगे हम इसको बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पर वैसे हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन सिर्फ उसी वक्त नॉन ज़ीरो होगा जब आपके पास एक्स ए बाई 2 के बराबर है। ये आपके पास सिचुएशन बन गई 2 अल्फा बाई ए साइन स्क्वेयर पाई एक्स ओवर ए एन डेल्टा एक्स माइनस बाई 2 डी एक्स। अगर हम इसे एवेलुएट करें ए बाई 2 पे, हम यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ डेल्टा एक्स माइनस ए डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको ए के ऊपर वैल्यूएट कर रहे हैं, अदरवाइज ये आपको 0 देगा। आप एक्स का ए बाई 2 इंसर्ट करें, ये आपके पास ये वाला जो फंक्शन होगा ये 1 के बराबर आ जाएगा। देन कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एनर्जी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिलेगी 2 अल्फा ओवर ए साइन एन पाई बाई ए बाई 2, और ये चीज़। यहाँ से हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है 2 अल्फा बाई ए साइन स्क्वेयर एन पाई बाई 2। यहाँ से हम n की डिफरेंट रेंजेस के लिए इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब n हमारे पास 0 2 4 6 होगा, और या n हमारे पास जब ऑड आएगा। हम यहाँ से सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हमारे पास n इवन आएगा, साइन का आर्गुमेंट आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 पाई n की फॉर्म बन रही होगी। इसके जो इवन सॉल्यूशन होंगे इस इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के इस पर्टर्बेशन के लिए, वो 0 आएंगे। और जहाँ पर आपके पास n की वैल्यूज ऑड्स होंगी, वहाँ पर साइन पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, और आपके पास ये फंक्शन 1 देगा। इसके जितने भी ऑड स्टेट्स होंगी उन सब की एनर्जी 2 अल्फा बाई ए के बराबर होगी। इस तरीके से हम इसके अंदर हम इस पर्टर्बेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टर्बेशन कंडीशन को। यूजुअली पर्टर्बेशन के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इसी तरीके से ही रिजॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ उसके फार्मूलाज, जो गिवन फार्मूलाज हैं आपने जो ड्राइव किया, सिर्फ वहाँ पर हैमिल्टोनियन को इंसर्ट करना है और देन इंटीग्रेशन कर लेनी है, या जो भी आउटर प्रोडक्ट्स वगैरह आपने कैलकुलेट करने हैं। अगर आप लोगों को किसी भी वक्त कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इंटरप्ट कर लीजिएगा उसी वक्त। अच्छा,
एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और फिर हम एक टू पार्टिकल सिस्टम को डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट वेल में। सो यहाँ पर आपके पास एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होगी। और इसमें जो अलाउड एनर्जीज आती हैं n+1/2 h बार बाई ओमेगा होगी आपके पास। यहाँ पर ओमेगा आपके पास क्लासिकल स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम सपोज करते हैं कि आपने सिस्टम को किसी तरीके से परडब करवाया और उसके नतीजे में जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो चेंज हो गया है 1+ε k पे। और अगेन यहाँ पर जो एप्सिलॉन है रियल स्पेस में बिलोंग कर रहा है और बहुत स्मॉल होगा 1 की निस्बत। हमने इसके एक तो इसकी एग्जैक्ट एनर्जीज फाइंड करनी, एग्जैक्ट एनर्जीज इसकी निकालना, इसकी एग्जैक्ट एनर्जीज तो मैं रिलेशन डायरेक्टली लिख दूंगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कि जब जाहिर बात है आपके पास के का फैक्टर चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली ओमेगा चेंज होगा। जो न्यू एनर्जीज बनेंगी आपके पास n+1/2 h बार ओमेगा प्राइम। n+1/2 h बार k प्राइम बाय m n+1/2 h प्राइम 1+ε अलग कर लेते हैं, k ओवर m अलग कर लेते हैं। ये आपके पास सिंपली n+1/2 h बार ओमेगा, इसको प्राइम कह देते हैं, और 1+ε का स्क्वायर रूट। यहाँ पर सारी बात है कि हमें अगर हमने परटर्बेशन वगैरह कैलकुलेट करनी तो हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा इसकी पावर सीरीज में, जो आप टेलर सीरीज को ओरिजिन के अराउंड हम कर सकते हैं। en और ये डिस्कस इसकी स्क्वायर रूट की इसकी टेलर सीरीज ओरिजिन पे अप्लाई कर दें। ε/2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2⁻³ 8 आ जाएगा और सो ऑन। ये इसकी एग्जैक्ट एनर्जीज आ जाएंगी। जब एक दफ़ा हम लोग एग्जैक्ट एनर्जीज कैलकुलेट कर लें, फिर हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन कैलकुलेट करनी है कि एनर्जीज के अंदर कि आपके सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी की फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन क्या होगी, करेक्शंस क्या होंगी एनर्जी में। उसके लिए हमें हैमिल्टोनियन डिफाइन करने की ज़रूरत है कि अब आपका न्यू हैमिल्टोनियन क्या होगा, या जो जो बेसिकली आपका परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। हम परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन को जिस लिख सकते हैं कि जो आपका अब जो आपका न्यू हैमिल्टोनियन है उसका उसका जो पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, k प्राइम x स्क्वायर माइनस जो आपका ओल्ड यानी कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था। ये आपके पास एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बनेगा जिसके आपने कि जितनी उसमें चेंज आई है आपके सिस्टम के हैमिल्टोनियन में। इसे हमने जब इसे हमने कैलकुलेट करना है इसके अंदर आने वाली एनर्जी करेक्शन को। k की जगह तो हम सिंपली 1/ε k x स्क्वायर माइनस 1/k x स्क्वायर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी। एप्सिलॉन और ये चीज़ आपके पास पोटेंशियल के बराबर है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अगर हम इसमें एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमें कुछ इस तरह की फॉर्म कैलकुलेट करनी है। किसी एन स्टेट के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि वी आपके पास सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम इसको किसी एन स्टेट में फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पोटेंशियल को डेफिनेटली इंटीग्रेट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी। आमतौर पर इस तरह की चीज इस तरह की सिचुएशंस में पोटेंशियल वगैरह को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं जिसको जिसको हम लोग विरियल थ्योरम कहते हैं। आप लोगों ने विरियल थ्योरम को डिस्कस किया हुआ है पहले? बिलालवी सर ने कराया नहीं हुआ वैसे ये, लेकिन आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है वैसे, अगर आप थोड़ा सा
हाँ, सो वीरियल थ्योरम के हम बहुत ज़्यादा फिर डिटेल में नहीं जाएंगे। आमतौर पर आप वीरियल थ्योरम, हमारे पास एक जनरल एक इक्वेशन होती है जो किसी भी सिस्टम की, जो किसी भी स्टेबल सिस्टम की एनर्जीज की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक डिस्क्रीट सिस्टम है, और जिसको हमने बाउंड किया हुआ कुछ पोटेंशियल फोर्सेस की वजह से, जिसमें कुछ बाउंडेड पोटेंशियल फोर्सेस मौजूद हैं। सो इसमें जो इस तरह के सिस्टम्स का जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वीरियल थ्योरम यूज करते हैं। सो वीरियल थ्योरम की स्टेटमेंट एक 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 नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जितनी भी सिस्टम की एनर्जीज आती हैं, आप उनकी उनकी एवरेज असल में कैलकुलेट कर रहे हो, तो उनके एवरेजेस का सम है ये। सो इन जनरल आप इसे एन फ्रॉम 1 टू से आई कह लें, इसको जनरली यू ऑफ आई कह लेते हैं। सो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आपके पास आ रही होंगी, किसी अब चूंकि यहाँ हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मौजूद है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए हमें पता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो हमारे पास ये फॉर्मूला सिर्फ इसके बराबर बन जाएगा, सो 2 टाइम्स पोटेंशियल फॉर्मुलेशन। सो यहाँ पर आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 सॉरी 1/2 en 1। सो ये आपने अभी कैलकुलेट किया है, n+1/2 h बार मेगा। सो चूंकि आपने सिस्टम को परटर्ब करवाया था, तो इसे अगर हम अपनी इक्वेशन में इंसर्ट करें, जो अभी अपने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। सो आप देखेंगे, तो हम यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल का फैक्टर भी हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। सो ये आपके पास एनर्जी के अंदर आने वाली, सॉरी 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 मैंने यहीं पर इंसर्ट कर दिया है। सो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो आपकी फिर ये बन जाएगी, एप्सिलॉन टाइम्स वी हमारी इक्वेशन थी। सो एप्सिलॉन 1/2 n+1/2 h बार मेगा। सो ये आपके पास एनर्जी करेक्शन है इस सिस्टम के लिए। सो यहाँ पर सिर्फ एक नई चीज़ ये इंट्रोड्यूस करवानी थी, वीरियल थ्योरम। जब आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम्स हो, तो वहाँ पर हम परटर्बेशन करते वक्त एनर्जीज यूरियल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर एवरेजेस कैलकुलेट करनी होंगी, और उसके लिए हम फिर वीरियल थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसकी सिंपल स्टेटमेंट ये है। ऑल्दो ये रिलेशन लाजमी नहीं कि ये रिलेशन हर जगह पर सेम रहे, ये रिलेशन सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो सकता है। वो आप सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि किन सिस्टम्स के लिए हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपका सिस्टम ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, सो देन आपके पास हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व्ड ही रहनी चाहिए। सो जितनी चेंज काइनेटिक में आ रही, कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी चेंज आपके पास पोटेंशियल में भी आएगी, ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। सो बहरहाल इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सिस्टम को जो आपके पास जिनके अंदर डिस्क्रीट स्टेट्स आ रही हैं। सो एक और बहुत सादा सी प्रॉब्लम करते हैं, और फिर हम उसके बाद अपनी अपनी मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, जिसको असल में हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब हमारे पास एक एक सिस्टम है 2 बोसॉन्स का। सो और ये जो आपके पास हैं, ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अगेन इन्हें भी आपने किसी इनफाइनाइट स्क्वायर वैल्यू में रखा हुआ है। आप इन्हें जिस मर्जी सिस्टम में रखना चाहें उसमें आप रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइज ही चेंज होगा।
सो इनका जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, सो v ऑफ x1 x2 माइनस a v डॉट डेल्टा x1 माइनस x2, ये आपके पास पोटेंशियल है। यहाँ पर जो v नॉट है इसकी डायमेंशंस एनर्जी की हैं, सो अगेन कांस्टेंट है। और ये वेल की विड्थ है। सो इसमें हमने इसमें जो पहली चीज़ कैलकुलेट करनी वो ये कि एक पार्टिकल की इंटरेक्शन को इग्नोर कर देंगे। इसके पहले पार्ट में और साई और ई कैलकुलेट करने हैं ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है जैसी अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास दो स्टेट्स आ रही हैं। सो हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो स्टेट्स के लिए इनको इनको किस तरीके से हम सॉल्व करना है, और इसमें हम परटर्बेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे टू स्टेट सिस्टम के लिए। सो हमारे पास रेफरेंस इक्वेशंस मौजूद हैं कि इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की जनरल एनर्जी और पोटेंशियल किसके बराबर होता है। सो यूज़ हमारा रेफरेंस तो यही इक्वेशंस होंगी, n पाई ओवर a x और ई एन के। सो अगर हम इसे ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना चाह रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट का जो फंक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा वेव फंक्शंस का। सो ग्राउंड स्टेट के लिए तो हम वेव फंक्शन को सिंपली लिख सकते हैं साई 1 ऑफ x1, लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए। सो देन इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें दोनों की। सो एक दफ़ा यहाँ पर x1 के लिए और एक दफ़ा x2 के लिए, बाकी सारे नंबर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसका वेव फंक्शन निकाल लेंगे। और जहाँ तक एनर्जीज का ताल्लुक है, दोनों नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, सो दोनों की एनर्जीज भी सेम रहेंगी। सो लिहाजा सॉरी E1 पहले पार्टिकल के लिए और ग्राउंड स्टेट एनर्जी दूसरे पार्टिकल की, दोनों बराबर होंगी क्योंकि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग है। सो लिहाजा आप इसको सिंपली 2E1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप E1 ज़ीरो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ रही है। ये चूँकि नॉन इंटरेक्टिंग है इसलिए हमें यहाँ पर हम एनर्जीज किस तरह इस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी हो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप इसके लिए यही काम करेंगे, एनर्जी तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली E1 प्लस E2 करके। लेकिन उसमें आप देख लें कि एक पार्टिकल आपने दो पार्टिकल्स आ रहे हैं तो एक के लिए आपको सो आपका E1 और E2 वहाँ पर सेम नहीं होंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सो देन कॉरस्पॉन्डिंगली वो एनर्जी डेफिनेटली डिफरेंट आएंगी। अच्छा, लेकिन जो साई टू निकालना है कंपोजिट पर सिस्टम है। सो साई टू बोसोनिक सिस्टम के लिए आपने जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में इनका रिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, आप सिंपल उसको एम्प्लॉय करें। ये मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एम्प्लॉय करने की। साई टू x1 प्लस साई 1 x2। सो बहरहाल आप इस सिंपल इसके अंदर साइज को इंसर्ट करना है और आपके पास वेव फंक्शन भी आ जाएगा। सो एग्जैक्ट एनर्जीज और एग्जैक्ट वेव फंक्शन निकालना कंपोजिट पार्टिकल्स के लिए बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने इनके लिए एग्जैक्ट एनर्जी, इनके लिए एनर्जी करेक्शंस कैसे कंप्यूट करनी है। सो अब हमने जब हमारे पास एक दफ़ा एग्जैक्ट एनर्जीज वगैरह आ गई हैं और ये सारा कुछ हमने कर लिया, अब हमने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी करेक्शन फाइंड करनी है।
और इसमें हम पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन को भी ज़ाहिर बात है एनकाउंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा। हम सिर्फ ये ज्यूम कर रहे हैं कि उन पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जीज के अंदर परटर्बेशन आएगी। सो वो हमने कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए जहाँ तक ग्राउंड स्टेट की करेक्शन का ताल्लुक है, सो वो तो हम अपने उसी पुराने फार्मूले से करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया था। सो साई ऑफ n 0 प्राइम के। सो कॉन्स्टेंट्स को सारे बाहर लिख लेते हैं, माइनस ए वी नॉट। इसको भी आपने 0 टू ए पर ट्रीट करना है, पहले वाल को भी, दूसरे को भी आपने 0 टू ए पर ट्रीट करना है। सो 2 बाई ए, पहले वाल के लिए साइन स्क्वायर। सो ये बेसिकली डबल इंटीग्रेशन होगी, साई 1 स्टार एच, साई 1 स्टार साई 1 और साई 2 स्टार साई 2। सो जिसकी वजह से एक दफ़ा आपके पास साइन स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 के लिए पाई बाई ए x1 आ जाएगा, और सिमिलरली दूसरे के लिए 2 बाई ए साइन स्क्वायर पाई बाई ए x2। और जो पोटेंशियल वैल्यू आपके पास x1 माइनस x2 dx1 dx2। हमें पता है कि अब ये वाला फंक्शन सिर्फ उसी वक्त 1 देगा जब आपके पास x1 और x2 बराबर होंगे। सो ये करेक्शन आपके पास सिंपली आ जाएगी, माइनस ए वी नॉट 2 बाई ए स्क्वायर 0 टू ए साइन, अगर x1 और x2 बराबर है तो हम इनको x के बराबर कह देते हैं, साइन 4 पाई बाई ए एक्स डी एक्स। और देन इस इंटेग्रल को एवेल्यूएट कर लें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो -3/2 वी नॉट आएगा। सो यार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी जो करेक्शन है वो असल में इस वी नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस वी नॉट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है। सो ये इंटीग्रेशन आई गेस कि आप लोग कर लेंगे। सो इसी तरीके से हमारे पास वेव फंक्शन मौजूद है। इसकी फर्स्ट एक्साइटर स्टेट के लिए हम उसकी करेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगेन उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का काम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हम देख लेते हैं कि उसको हमने स्टार्टिंग वहाँ से कैसे लेनी है। सेकंड स्टेट के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो आपको सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। एच डेल्टा आपके पास सेम रहेगा। सो जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सो ये आप जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर आप देख लेंगे। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ वेव फंक्शंस का एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ। इसमें जो वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम इस फार्मूले से यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सो ये बेसिकली आपने यहाँ पर साइड 2 स्टार साई करना है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स हैं तो आप इनको सिंपली साई मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं सिंपली साई स्क्वायर, वैसे मॉड लिखना बेहतर है। सो देन इसको आपने उसी तरीके से x1 और x2 पे वैल्यूएट कर लेना है, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन आ जाएगी सेकंड एनर्जी स्टेट में। सो यहाँ पर ही आपके पास फॉर्म कुछ बनेगी, बीटा x1, मैं बीटा को पाई बाई ए की जगह लिख रहा हूँ। सो बीटा x1 साइन 2 बीटा x2 प्लस साइन बीटा x2 इसे एवेल्युएट कर बिलाल लें भाई आप लोग x1 और इज इक्वल टू x2 पे। सो आप ये वाला फंक्शन 1 हो जाएगा और आपको सिर्फ इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना होगा। बिलाल भाई जी जी बिलाल भाई मैं पीछे वही देख रहा था, आपने ना पीछे जहाँ आपने मेन सेकंड के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पीछे जाएं। जी जी। ये इसमें प्लस नहीं आ रहा ना सेंटर में, ये दूसरी वाली टर्म में जो आपने प्लस लिखा हुआ है। ये नहीं, अगले वाला। सॉरी, हाँ ये प्लस नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। सही, ठीक है।
सो इसमें आपने बस इस तरीके से सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, और अगर तो डॉक्टर रफ़ी कहें कि आपने इंटीग्रेशन शो नहीं करनी, सो सबसे आसान तरीका है कि वोल्फ्राम मैथमेटिका पे जाएं, एक्सप्रेशन लिखें, वो आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा। अगर डॉक्टर रफ़ी ने कहा कि आपने इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, सो देन फिर ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2v0 आएगा, इसका सिर्फ एक्सप्रेशन इतना सा रहेगा। सो लेकिन बहरहाल ये इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर लेते हैं डीजेनरेसी से रिलेटेड भी, और उसमें देखते हैं कि हम कैसे एनर्जी करेक्शन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास एक 2 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सो इसका जो ग्राउंड स्टेट हैमिल्टोनियन होगा px² / 2m प्लस py² / 2m प्लस m⍵² / 2 x² प्लस y²। हमने इसमें एग्जैक्ट एनर्जी, पहले तो एनर्जीज फाइंड करनी है जो हमारा इसके इसके दो पार्ट्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले में हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास 3 लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स कौन सी आ रही हैं। और क्या उनमें डीजेनरेसी मौजूद है या नहीं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने से पहले हमें वन डे हार्मोनिक ऑसिलेटर को ज़हन में रखते हुए कुछ डेफिनेशंस लिखनी होंगी ताकि हम उन्हें साथ साथ इस्तेमाल कर सकें। सो एक दफ़ा अगर हमने 2D की कर ली तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम 1D के सिस्टम्स को भी इस तरीके से बहुत ईजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम हमारी जो डेफिनेशन होंगी इस कोर्स में, पहले हमें स्टेप ऑपरेटर्स को डिफाइन करना होगा। तो ये सारा काम मैं बल्कि अगली स्लाइड पे करता हूँ ताकि हमारी सारी डेफिनेशन एक ही जगह पर मौजूद हो, कि हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए हो सकते हैं किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले हमें इसमें लेडर ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, m⍵/2h bar, x प्लस एओटा px/m⍵, और इसी तरीके से इसका क्रिएशन ऑपरेटर होगा m⍵/2h bar, कॉरस्पॉन्डिंग आपको y के लिए डिफाइन कर लेते हैं, m⍵/2h bar y माइन प्लस iota py/m⍵, और y का क्रिएशन ऑपरेटर y माइनस iota, ये आ जाएगा। और इसके कम्यूटेशन रिलेशंस ax डैगर ay और ay डैगर। इसी तरह इसके लिए नंबर ऑपरेटर nx इक्वल्स ax डैगर ax
और एन वाई ए वाई डैगर ए वाई। सो इसी तरह इसकी जो कंप्लीट फॉक्स स्पेस बनेगी, आपके पास नंबर स्पेस बनेगी, उसमें आप एन को लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एन वाई, या कॉरस्पॉन्डिंगली हैमिल्टोनियन इसका होगा एच बार ओमेगा एन प्लस वन। अच्छा, हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पता है कि जो है एनर्जी आइगन कैट्स होती हैं वो आपके पास नंबर स्पेस की आइगन कैट्स भी होंगी। सो हम कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी लिख सकते हैं सो ये चीज़ हमें मालूम है कि एनर्जी आइगन कैट्स, सो आइगन कैट से मुराद आइगन आपके पास आइगन फंक्शंस हैं आर आल्सो आइगन कैट्स ऑफ एन। सो कॉरस्पॉन्ड इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एन एक्स को ऑपरेट करवाएं इस 2 डायमेंशनल सिस्टम पे एम एन पे, सो एन एक्स एम पे अप्लाई होगा क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स हैं। सो आपको यहाँ पर उसका कोई नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑपरेटर इसकी नंबर आइगन वैल्यू आ जाएगी एम एन। और इसी तरीके से अगर हम इसे एन वाई को अप्लाई करवाएं, सो आपको एन एम एन मिलेगा। सो इस बात का मतलब ये होगा अगर आप कंप्लीट ऑपरेटर को अप्लाई करवा रहे हैं किसी भी स्टेट पे, सो आपको रियल आइगन वैल्यूज़ का सम यहाँ पर मिलेगा। आज चूँकि एन एन हर्मिशन है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ रियल होंगी। सो इसी तरीके से फिर आप ये भी लिख सकते हैं जो जो बहुत जो एक फंडामेंटल रिलेशन यहाँ पर हमारे पास आएगा कि अगर आप किसी नंबर स्पेस पे इन आइगन कैट्स एम एन पे एच नॉट को अप्लाई करवाएं तो इसकी आइगन वैल्यूज़ एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ आनी चाहिए। एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ आने का मतलब है कि आप इसको इसको नंबर स्पेस के अंदर इसको फोक रिप्रेजेंटेशन भी इसकी लिख सकते हैं जो कि एच बार ओमेगा। सो यहाँ पर एन एन को जब आपने किसी कैट पे अप्लाई किया तो आपको एम प्लस एन मिला और प्लस वन एम एन। सो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट हैमिल्टोनियन मौजूद है इस 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। सो जब हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट हैमिल्टोनियन आ गया तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके पास 3 लोएस्ट लाइंग एनर्जी स्टेट्स क्या होंगी। सो अभी तक हमने जो चीज़ कैलकुलेट की है वो ये आ रही है आपके पास के ई। जलाल भाई थोड़ा पीछे करना। जी 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 थैंक जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर आपका अब्बास? किसने पूछा? नहीं, साथ लिख रहा था, प्लीज अच्छा थोड़ा अच्छा, ठीक देखने है देना। ठीक है। आप हमेशा बाद में भी नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैं भी इसकी ना स्लाइड्स और ये अभी थोड़ी देर तक एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। वो थी सो अब आप इसकी 3 लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट कर लें और हम देख लेते हैं कि उनमें क्या डीजेनरेसी आ रही होगी। सो अगर आपके पास एम और एन ज़ीरो होंगे, सो ये आपको सिंपल 0 + 0 + 1 एच बार ओमेगा मिलेगा यहाँ पर। और इसी तरीके से आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं फर्स्ट स्टेट के लिए, M1 या N0 या M0 N1। सो आप 1 0 या 0 1 करें तो आपको इक्विवेलेंटली 2 एच बार ओमेगा मिलेगा। इसी तरीके से तीसरी स्टेट के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं n = 3 के लिए। सो या तो 2 0 हो या 0 2 हो या आपके पास 1 और 1 हो।
तो इस सूरत में आपको 3h बार ये मिलेगा। सेकंड में 2 लिख रहा है 1। तो ये 2 है, इसको दोबारा से। सो इसमें डीजेनरेसी आपके पास 1 है, इसमें 2 है और इसमें डीजेनरेसी 3 है। तो इस तरीके से ये हमारी जो लोएस्ट लाइंग एनर्जी स्टेट्स थी ये हमें कैलकुलेट कर रही हैं। अगला काम है इनमें परटर्बेशन कैलकुलेट करना कि इस इंडीजेनरेट स्टेट्स में आपके पास परटर्बेशन किस तरीके से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ पहली 2 स्टेट्स के लिए कैलकुलेट करूंगा, तीसरी के लिए काफ़ी तो काम लेंथी है और दूसरा वो मेरा ख्याल है कि पेपर्स में इस तरह के सवाल यूजली नहीं पूछे जाएंगे कि तीसरा काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा तीसरे को कैलकुलेट करना। सब हम देखते हैं कि हम इस तरह के सिस्टम में जो डीजेनरेट हो उनमें परटर्बेशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन डिफाइन करना होगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमने इसके ऊपर इस पे हमने एक परटर्बेशन अप्लाई कर दी है। वी अगेन ये अच्छा ये जो डेल्टा होगा ये सिर्फ डेल्टा एक नंबर है, अब ये फंक्शन नहीं है। सो डेल्टा m मेगा स्क्वायर एक्स वाई सो again belongs to real space, dimensionless, very less than 1। हमने इसमें कैलकुलेशन करनी है, जीरोथ एनर्जी आइगन कैट फाइंड करना है। और देन कॉरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करनी है तीनों स्टेट्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी बेसिकली करेक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ईच ऑफ द 3 lowest lying states। इसको हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक डीजेनरेट स्टेट है तो इसके हम हमारी जो फुल प्रॉब्लम होगी, जो हमारा फुल हैमिल्टोनियन होगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा H0 प्लस वी। आप इसे किसी स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी आइकन स्टेट L पे। ये प्रोसेस आप देखेंगे कि इस तरह के प्रोसेसेस बहुत हद तक उसी कैलकुलेशन के साथ मैच कर रहे हैं जो आपने डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के लिए की हुई है। सिर्फ वी चेंज हो रहा है यहाँ पर और उसके अलावा कैलकुलेशन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही जो आप लोगों ने लेक्चर्स में की है। अच्छा, जो आपके पास अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें आपने इस हैमिल्टोनियन को किसी ग्राउंड स्टेट पर अप्लाई किया और आपको कोई ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल गई। इसे हम कह देते हैं कोई नंबर 2। अच्छा, इन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी और आइगन कैट्स को इनकी कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस के अंदर एक्सपेंड करना होगा। हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड एनर्जी आइगन कैट्स, सॉरी एनर्जी आइगन कैट्स हम यहाँ पर लिख ही नहीं रहे, एनर्जी लेवल्स एंड आइगन कैट्स जो हमारे वेव फंक्शन है, आइगन स्टेट्स हैं। ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें अगर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डॉक्टर रफी से चेंज हो जाए तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें असल में हायर स्टेट्स को यूजली डेल्टाज से लिखता आता हूँ।
सो आई पता नहीं डॉक्टर रफ़ी ने इनको किस फॉर्म में लिखा है, मुझे वो लेक्चर नोट्स में नहीं देख सका। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास 4। इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हमारे पास देखते हैं कि फाइनल फॉर्म पर क्या बनती है। सो इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करना है और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने। तो आपके पास E नॉट माइनस H नॉट L नॉट get L1 equals V minus delta 1 V minus delta 2 get L नॉट इसके बराबर आ गया। यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिख लेते हैं, और ये आपके पास आएगी इक्वेशन E नॉट माइनस H नॉट L1 V माइनस डेल्टा 1 और L नॉट। इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं किस आपके आइगन ब्रा L नॉट के साथ। सो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास L नॉट और L1 ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से 0 दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो डेल्टा 1 है सो नंबर है, नंबर बाहर आ जाएगा, और आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली चूँकि बेसिकली आइगन वैल्यू है एनर्जीज की। सो L नॉट V आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ करता जा रहा हूँ नोटेशंस में। L नॉट माइनस L नॉट और ये डेल्टा 1 बाहर आ गया आपके पास। सो ऑर्थोगोनैलिटी के मुताबिक ये चीज़ 1 हो गई है। सो आपके पास डेल्टा 1 V ओवर L नॉट। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल वही है जो आपने नॉन डिजेनरेट थ्योरी के लिए निकाली है। सो नॉन डिजेनरेट केसेस में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगी, लेकिन डिजेनरेट में इस सूरत में आपके पास एनर्जीज के अंदर एक स्पाइक आता है। अगर आप इस तरीके से इसकी एनर्जी करेक्शंस कैलकुलेट करें, सो आपका वेव फंक्शन स्मूथ नहीं रहता, और जिसके नतीजे में कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये तरीका काम नहीं करता। तो लिहाजा इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको सेम बेसिस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हम सेम डिजेनरेट बेसिस में काम हम सेम डिजेनरेट बेसिस के अंदर काम नहीं कर सकते। सो हमारी यहाँ पर आइगन बेसिस की आइगन कैट्स की जो सिलेक्शन है जिस बेसिस के अंदर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि अदरवाइज ये एक ऐसे फिजिकल फंक्शन, ये एक ऐसा वेव फंक्शन आउट स्पिट करेगी जो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर एक कोई और डीजेनरेट बेसिस कैट को चूज करना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। सो उसे हम चूज कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि वो हमारे पास बेसिस हैं, कोई एक हमने और डीजेनरेट बेस कैट ले ली है एम नॉट की फॉर्म में, और हमने इससे अपने सिस्टम को करवाना है मल्टीप्लाई। सो अगेन इसी को ये नंबर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस साइड में। सो कॉरस्पॉन्डिंगली ये चीज़ अगेन 0 हो जाएगी, और जहाँ पर आपने यहाँ पर आपके पास सिर्फ L नॉट की जगह M नॉट आ जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली फिर यहाँ पर भी आपके पास M नॉट आएगा। सो ये आपके पास बन गया E नॉट माइनस
H naught over L naught is equal to 0 over V minus tan 1. सो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया है डेल्टा 1 के लिए m नॉट L नॉट m नॉट ओवर m नॉट V L नॉट। सो ये आपके पास करेक्ट रिलेशन है जो आपको डीजेनरेट स्टेट्स की एनर्जी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक और चीज़ भी रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो आपने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास डेल्टा फंक्शन के बराबर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज पिछले केस में ये चीज़ मस्ट कर रही थी कि इस सूरत में आपका आपका आपके पास ये जो इनर प्रोडक्ट है ये 1 देगा। सो जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक एनर्जी ऐसी आती थी जिसके ऊपर आपको स्पाइक मिलती थी और वो कॉरस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर एक्सेप्टेबल को नॉन अनफिजिकल कर देती थी। सो यहाँ पर इसी वजह से हम ये ज्यूम करेंगे कि, बल्कि ज्यूम करने की ज़रूरत भी नहीं, एक ट्रिवियल कंडीशन यहाँ पर होगी कि यहाँ पर ये लाजमी नहीं कि नेसेसरली आपके पास इस चीज़ के बराबर आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि सिर्फ वही स्टेट्स आपके पास क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट आइगन एनर्जी कैट्स से बिलोंग कर रही हैं। सो जिसकी वजह से जिसकी वजह से इस आइगन बेसिस को सिलेक्ट करना जो हमने m नॉट की सूरत में की है, ये एक ज़्यादा अच्छा आइडिया था एज़ कम्पेयर टू पिछली आइगन बेसिस की। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर कोई एक आइडेंटिटी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाना होगा। उसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बहरहाल इंसर्ट इन 7। सो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करवाएंगे एक नई बेसिस ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट करवा दिया है आइडेंटिटी ऑपरेटर को। सो ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी ऑपरेटर है। सो ये आपके पास करेक्ट आइगन वैल्यू इक्वेशन है किसी डीजेनरेट केस के लिए जो आपको एनर्जी करेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये अभी तक हम बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह हमने इसको ओरिजिनल थ्योरी में इस्तेमाल किया था। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे ज़ीरोथ और ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटर स्टेट की कैलकुलेशन करने के लिए। सो पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या मिल रहा है। हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट तो आपके पास टी जनरेट है, सो मतलब उसमें सिर्फ 1 फोल्ड डी जनरेसी है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास 0 0 के लिए ये चीज़ बन गई है। ये और v की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दें जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ था m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो अच्छा इसमें आप इसमें डेफिनेटली एक्स और वाई की जो आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली ए इसकी फॉर्म में और ए डैगर किसी फॉर्म में वो कुछ कांस्टेंट सील्ड करेंगे। उन सारे कांस्टेंट्स को फिलहाल मैं निगलेक्ट कर देता हूँ और मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन रही होगी। सो यहाँ पर कॉमर्स लगा लेते हैं किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ए एक्स प्लस ए एक्स डैगर ए वाई प्लस ए वाई डैगर और ये 0 0 के साथ आ गया। सो ये एक बहुत ट्रिवियल प्रॉब्लम है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने ये चीज़ असाइनमेंट के अंदर भी सॉल्व की होंगी।
सो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नॉन डिजेनरेट केस के अंदर करेक्शन, सो इसके अंदर उसकी जो एनर्जी स्टेट मिलेगी, उसकी जो एनर्जी आएगी वो आपके पास 0 के बराबर आएगी, जो कि फिजिकली रीजनेबल है, जो आनी भी यही चाहिए थी आपके पास, क्योंकि स्टेट आपके पास नॉन डिजेनरेट है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है डिजेनरेट स्टेट्स का, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको, उसमें हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपकी स्टेट, इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट आपके पास डिजेनरेट है। ये डिजेनरेट 1 0 के साथ भी है और 0 1 के साथ भी है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मैट्रिक्स एलिमेंट्स चाहिए होंगे। सो क्योंकि टू फोल्ड डिजेनरेसी आपको 2 by 2 का एक मैट्रिक्स हीट करेगी, और इसके लिए हमें 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 जो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं, हमें ये 4 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, 1 0 सो ये 4 हमें अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं, और फिर हम कैलकुलेशन कर सकेंगे। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम वी को सिंप्लीफाई कर लें और देख लेंगे इस सूरत में वी का आपके पास क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि पिछले केस में तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से रिलेशंस को डिफाइन कर देता हूँ मैं एक दफ़ा, ताकि उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो हमने वी को डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है। सो डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर एच बार बाय 2m ओमेगा, और यहाँ पर आप ए एक्स प्लस ए एक्स डैगर, ए वाई प्लस ए वाई डैगर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा डेल्टा एच बार ओमेगा बाय 2 का। सो डेल्टा के अलावा ये बड़ा एक बहुत फैमिलियर रिलेशन है एनर्जीज का। सो ए एक्स ए वाई प्लस ए एक्स डैगर, ए वाई प्लस ए एक्स ए वाई डैगर प्लस ए एक्स डैगर ए वाई डैगर। और इसी तरीके से हम बाकी रिलेशंस भी लिख सकते हैं जब हम इनको अप्लाई करेंगे डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर, तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म। सो हम फिलहाल मैं सिर्फ ए एक्स के लिए लिख देता हूँ। सो ये आपने इसको जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस लोअरिंग ऑपरेटर को, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम और m-1 n, इसी तरीके से जब ए एक्स डैगर को अप्लाई करेंगे सो इसी तरीके से आप वाई के लिए रिलेशन लिख सकते हैं। मेरे सो इसको अगर हम यहाँ पर लिख लें तो n+1, सो ये सारा काम को ये इस तरीके से आप इस सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको मैं इस तरह के नंबर्स को आप सिंपली, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 1 0। सो मैं इसको इस तरह के इस तरह के मैट्रिक्स एलिमेंट से डिनोट करूँगा। सो जब ये भी सारा काम करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट्स आने चाहिए
सो अगर ये ना हो तो इनको हम किसी ट्यूटोरियल में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं इनकी डिटेल कैलकुलेशन करके अभी तो मैंने बहुत रफ की हुई, मैं या तो किसी वक्त अपलोड कर दूंगा। सो फाइनल रिजल्ट्स आपके पास इसके कुछ इस तरीके से आएंगे, 1001 डेल्टा एच बार ओमेगा बाई 2 और V0110 जो कि और ये और इसमें जो आप इसका जो V मैट्रिक्स लिख सकते हैं, सो V मैट्रिक्स आपके पास बनेगा डेल्टा एच बार ओमेगा बाई 2 0110। और ये ऐसा आना भी चाहिए था क्योंकि हमने शुरू में कंडीशन ये लगाई थी कि ये एक आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर ये अनआइसोट्रॉपिक होता तो फिर ये जो दोनों ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट आते हैं, लेकिन आइसोट्रॉपिक के लिए इनको सेम आना चाहिए था। सो बहरहाल सो अब आपको जो एनर्जी मिलेगी फर्स्ट एक्साइटर स्टेट के लिए, सो वो कॉरस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस डेल्टा एच बार ओमेगा 2 हो सकती है। सो ये आपके पास एनर्जी की करेक्शन होगी जो आप किसी डीजेनरेट स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर आपने इसमें हमें वैसे इन्होंने हमें इसी तरीके से हम आइगन कैट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंगली मैट्रिक्स इक्वेशन लिखनी होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और देन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। so, ये बेसिकली एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो देन इसे सॉल्व करके आप एनर्जी आइगन कैट्स सॉरी आप आइगन कैट्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट्स के लिए। सो जो पॉजिटिव के लिए आपके पास बनेगा, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। आप इनकी इसकी सेकुलर इक्वेशन लिखें और देन वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकाल लें, वो आपको आइगन वेक्टर्स दे देगी। सो इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे दोनों स्टेट्स के लिए, और इस तरीके से। बिलाल भाई, जी जी बिलाल भाई मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जब हम डीजेनरेट स्पेस के अंदर हमने वो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन को डायगोनलाइज किया तो हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी करेक्शंस थी वो आ जाएंगी, और हमारे पास जो फर्स्ट करेक्शन होगी उन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स की वो आ जाएगी। हाँ जी। इसी तरह अब मुझे सिर्फ पूछना ये था कि ये जो मैं नंबर्स एसोसिएट करता हूँ कि ये वाली जो स्टेट है या ये वाली जो एनर्जी थी स्टेट की, इसके अंदर मैंने ये पॉजिटिव आइगन एनर्जी ऐड करनी है, उसमें नेगेटिव करनी है, तो इसका कोई वो है, कोई कोई रूल है, या मैं बस अपनी मर्जी से कोई भी उठा के दो कर सकता हूँ स्टेट्स के अंदर ऐड? आपको मेरी बात समझ आई है? मसलन नहीं, मुझे कुछ क्लियर हो रहा है आपका क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मतलब दोबारा। मेरे पास अगर अगर मेरे पास टू फोल्ड डीजेनरेसी है ना, हाँ जी। तो जब मैं उसको अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की तरह डायगोनलाइज करूंगा तो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी नहीं? जैसे आपके पास ये है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ठीक। अब मुझे प्लस वाली किस स्टेट में ऐड करनी है और नेगेटिव वाली आइगन स्टेट इसमें ऐड इससे करनी है, फर्क तो नहीं ये मुझे पड़ता, कैसे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इसमें इसको प्लस करना है और इसको माइनस रखना है, जी या एग्जैक्टली ऑपोजिट? ये इससे फर्क नहीं जी पड़ेगा जी। क्योंकि डीजेनरेट स्टेट्स हैं। अच्छा, मतलब मैं इसके, लेकिन ये कि फिर जिसके साथ मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो उसके साथ मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी आइगन स्टेट करेक्शन फिर वही लिखनी हाँ, पड़ेगी। फिर वही लिखनी होगी ठीक हो गया, ठीक हो गया बिलाल भाई, थैंक यू। क्योंकि डीजेनरेट हैं तो, और वैसे भी सिमेट्रिक पोटेंशियल्स हैं तो आपको इस वजह से यहाँ पर मसला नहीं होगा कोई भी। हाँ, फर्मियंस के लिए थोड़ा सा बल्कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन करेक्ट लिख रहे हैं तो देन फर्मियंस के लिए भी इशू नहीं होगा। ठीक बिलाल। सो देन इसी तरीके से आप इसका नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं, और उसमें उसमें आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट मिलेगी, और देन फिर आप कैलकुलेशन कर लें इसकी आइगन वैल्यूज़ की भी। सो ये मेरा ख्याल है ये काम आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, और अगर ये कोई इशू आए तो देन फिर हम इसको अगर हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर सकते हैं। सो ये सिर्फ एक ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हमने बहरहाल ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ये करेक्शन आएगी, और ये फिर आपके पास टोटल एनर्जीज वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम इसको थर्ड स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मैट्रिक्स उसी तरीके से ज़्यादा कहना चाहिए खौफनाक बनेगा।
और मेरा ख्याल है कि पेपर में शायद उस तरह के सवाल ना आए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी चीज़ है। सो फिलहाल तो मैंने यही 4 क्वेश्चंस किए थे फाइनलाइज। इसमें एक क्वेश्चन मैंने और ऐड करना है अभी, लेकिन वो मैं रिटर्न में करके अपलोड कर दूंगा। सो अगर उसमें कोई इशू हो आप लोगों को तो वो आप लोग फिर डिस्कस कर लीजिएगा किसी वक्त। उसमें हम बेसिकली मैट्रिक्स अप्रोच को डायरेक्टली किसी 3 स्टेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 स्टेट्स होंगी और उसमें आपको कोई अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कोई परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स दिया होगा और उसके लिए हम फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शंस और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो उसको मैं अपलोड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन, उसमें अगर इशू हो। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग डिस्कस कर लें, पूछ लें। कोई और चीज़ पूछनी है आप लोगों ने तो? बिलाल भाई, जी बिलाल भाई, जो आपने बोसॉन्स वाला एग्जांपल कराई, आप एक मिनट उस पे जाएंगे? जी। वो एग्जांपल खोल पीछे जरा जाके। जी अ, आगे जाएं, एक 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 या दो स्लाइड्स आगे। ये बिलाल भाई, मैंने इसमें पूछना ये था कि जो आपके पास अ, जो हमने ग्राउंड स्टेट के अंदर फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हमने ये काम क्यों नहीं किया जो हमने नीचे वाले में किया है, ये psi 2 और psi 1? इसमें इसमें और जो हमने एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखा है, ये ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमने, हाँ मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने जब नीचे स्वैप किया तो हम ऊपर वाली स्टेट में क्यों नहीं स्वैप कर सकते इन्हें ग्राउंड स्टेट में? यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? एग्जैक्टली हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा साथ इसको? लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर मैं कहूँ कि सिंगल सिंगल स्टेट है ना, तो बोसॉन से तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। फर्मियंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर जब स्वैप करेंगे तो फिर एक नेगेटिव के साइन का मसला आएगा। सो बोसॉन्स के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग है और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। सो हम नोटेशनली इसको इस तरह डेजिग्नेट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए कि पहला पार्टिकल पहली स्टेट में रखें और दूसरा दूसरी स्टेट में रखें। बेसिकली ये जो हमने लिखा है इसका मतलब तो ये है ना कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको x1 पे उसके पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और x2 पे पार्टिकल 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया है इसी तरह। हाँ लेकिन नहीं, आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते, वे फंक्शन उसका मतलब या किसी हम प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी कह एम्पलीट्यूड हो सकते गया। हैं। हाँ मैं लेकिन अब यहाँ पर देखें ना, आपके पास पॉसिबिलिटी ही एक है, तो आप बेशक आप ये कहना चाहते हैं कि पहले के दूसरे में पाए जाने, क्योंकि ये सिर्फ एक नोटेशन है आपकी, जो आप उसको आप अपनी आसानी के लिए कन्वेंशन उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। मतलब सो आप इसको वो चाहे तो दूसरी, हाँ जी जी वो तो ऑब्वियसली कोई नई चीज तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल जब मैं उनको स्वैप भी करता हूँ तो मुझे भी नहीं हाँ, पता लगेगा कि नई इंफॉर्मेशन कोई नहीं है उसमें। लेकिन फर्मियंस के केस में फर्क पड़ेगा। उनमें तो जी जी बिल्कुल ठीक है, उसमें वो पड़ेगा, बेसिकली पैरिटी इन्वर्ट क्वांटी बना सिमेट्रिक देती हो है। जाएगा फंक्शन। हाँ जी, बोसॉन्स के लिए नहीं हम्म, फर्क पड़ेगा। ठीक ठीक हो गया बिलाल भी, थैंक यू। सो अब हमारा हमने एक और ट्रिवियल रखना है, वो हमारा है उसमें से स्पिन एंगुलर मोमेंटम में से और आइडेंटिकल पार्टिकल्स में से। उसे आप लोगों के नेक्स्ट वीक में पेपर्स कब कब हैं? बिलाल भाई हमारा तेईस एक वेडनेसडे को है पेपर, अच्छा, वेडनेसडे मतलब ट्वेंटी वेडनेसडे को थर्ड तो को। क्वांटम मैकेनिक्स का है ना? जी जी क्वांटम मैकेनिक्स का। सो फिर बिलाल प्रॉब्ली अब भाई हम इसका ट्यूटोरियल संडे को रख लें दोबारा, या सैटरडे को रख लें? सैटरडे तो बल्कि कर लें। जिस तरह इजी है उस तरह देख लें, संडे को रख लेते हैं। मुझे असल में मैं देख लेता हूँ, अगर तो मुझे मतलब मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों के टाइम का भी क्लैश आए उसमें।
सो मुझे अभी प्रॉब्लम्स देखनी है कि कौन-कौन सी उसमें करें हम लोग। सो मैंने अगर तो अभी मतलब कुछ देर में प्रॉब्लम्स को फाइनल कर लिया तो फिर तो हम कल ही रख लेंगे। मैं भी थोड़ी देर में आपको ईमेल कर दूँगा, वरना फिर हम इसको संडे वाले दिन रखते हैं। ठीक है बिलाल भाई। बिलाल भाई, जी। बिलाल भाई कोई आइडिया बता सकते हैं पेपर किस टाइप को, जिस तरह पहले था या कोई चेंजिंग होंगी इसमें? नहीं, मुझे असल में डॉक्टर रफ़ी पहली बार पढ़ा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि डॉक्टर रफ़ी किस तरह का फाइनल पेपर बनाएंगे। कोई और होता तो शायद मैं बता सकता। लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसे ही, पेपर तो ऐसे ही होगा जैसा मिड टर्म आपके पास आया है। मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी, प्लॉटिंग बीच में मेरे ख्याल में इन्वॉल्व होगी और अब सही। सीधी सीधी सी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर देता हूँ।